प्रतिभा सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि आज उसे मायके जो जाना था। और वह जब चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि इस बार वो 2-4 दिन रुकने के लिए जा रही थी। इसीलिए खुशी खुशी सारा काम कर रही थी। उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, तो उसे मायके में रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। वह जब भी मायके जाती तो उसे यह कह के बुला लिया जाता था कि पास में ही तो हो, रात में किस लिए रुकना, फिर कभी चली जाना। बस दिन में 1-2 घंटा रुक कर आ जाती। मायके में कभी रात बिता ही नहीं पाती। उसकी कोशिश तो यही रहती कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती कि उसका मूड खराब हो ही जाता। ईश्वर की कृपा से इस बार उसकी सास भी ठीक थी, पर कहते हैं ना, घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से घर में अड़चन आती रहती है। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी, क्योंकि प्रतिभा जब भी मायके जाती तो उसकी जेठानी कुछ ना कुछ नाटक जरूर कर देती। जेठानी का मायका काफ़ी दूर था, तो वह तो जब भी जाती तो महीने भर पहले कभी नहीं लौटती। लेकिन जब प्रतिभा को जाना होता तो सब लोग यही बोलते, अरे रुकने की क्या ज़रूरत है, जब चाहे तब चली जाना। आज सुबह भी जब वो तैयार हो रही थी तो जेठानी ने आके पूछा कि वापस कब लौटोगी। तो प्रतिभा ने डरते हुए कहा, दीदी 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। अरे 1 हफ्ते कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? रेशु के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तुम वहाँ रुकोगी तो सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? और फिर काम करूँगी या रेशु की तैयारी करवाऊँगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना। जेठानी ने बेरुखी से कहा। तो प्रतिभा का मुँह उतर गया और मन ही मन सोचने लगी, या फिर कभी तो आने से रहा। उसने उदास होकर सासू माँ की तरफ देखा तो सास ने कहा, जाओ देख लो, जैसे तुम्हारा मन करे, जब मन हो तब आ जाना। वह जानती थी प्रतिभा लौट आएगी, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरों की तकलीफ में जरूर साथ देता है। वह अपने स्वभाव के विपरीत नहीं करेगी। और फिर पति भी उसका साथ कहाँ देता है कि घर में किसी को बोल सके कि वह इतने दिन तो मायके जाएगी ही। वह औरत भाग्यशाली होती है जिनके पति उनकी तरफ से बोलते हैं। उसका पति तो उल्टे उसे ही गलती निकालने लगता है। खैर, जैसे तैसे प्रतिभा मायके चली गई। मायके पहुंची तो सब लोग बहुत खुश थे। भतीजी ने तुरंत पूछा कि इस बार 1 हफ्ते रहोगी ना बुआ जी? प्रतिभा ने मुस्कुरा के हाँ कह दी और मन ही मन मायूस हो उठी। अब क्या कहे इस बच्चों को। खैर, जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने को सोचकर उसने हर बुरे विचारों को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आज़ादी ही होता है। 2 दिन में तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग और कभी माँ के हाथ के पकवान तो कभी भाभी के संग बातों की खुमारी में निकल गई। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रही। इस सब बीच में पतिदेव का फ़ोन ना उठा पाती तो उसे टेंशन हो जाती कि वह बोलेंगे, तुम्हें तो फ़ोन उठाने का भी वक्त नहीं है। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। प्रतिभा को सुबह से टेंशन हो रही थी, वह रुके कि ना रुके, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन का माहौल हो जाएगा, जेठानी का मुंह बन जाएगा। यह सब सोचते हुए उसने अपने पति सुशांत को फ़ोन किया और पूछा। तो सुशांत ने कहा कि 2 दिन तो रह ली, मन नहीं भरा क्या मायके से तुम्हारा? अब हो गया, बस चली आओ, भाभी को भी तुम्हारी ज़रूरत है। पति की बातें सुनकर प्रतिभा का दिमाग सन्न रह गया और सोचने लगी, सुशांत उसका पति होते हुए भी कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव को नहीं समझे और ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को हमेशा गलत निगाहों से देखा करता है। प्रतिभा जानती थी कि सुशांत कभी उसका साथ नहीं देगा। शायद इसीलिए वह वापस लौटने के लिए मजबूर थी और मायूस होकर सोचने लगी, ऐसा क्यों होता है कि पति ही साथ नहीं देता? अगर पति उसका साथ नहीं देता तो क्या वह स्वतंत्र रूप से अपने पिता के घर 1 हफ्ता भी नहीं रुक सकती? ऊपर से रोज जब भी सुशांत से बात होती तो वह हमेशा व्यंग करता कि कौन सा वहाँ तुम्हें 56 भोग मिल रहा है जो तुम यहाँ नहीं आना चाहती। अपने पिताजी के घर तुम्हें ना कोई सुख मिलता है और ना कोई सुविधा, फिर भी पता नहीं क्यों वहाँ के लिए मरती रहती हो। अब प्रतिभा उसे कैसे समझाए? अपना घर तो अपना घर होता है और पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे वो कितनी भी कीमती वस्तु से क्यों ना बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई प्रतिभा नहाकर कपड़े डालने छत पे गई तो अपने बचपन की सहेली निशा को देखा, वह भी मायके आई हुई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी।
छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर भागकर वे नीचे आई। तब तक निशा उसके घर का दरवाज़ा खोल रही थी। अंदर आते ही दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया और फिर वही गिले शिकवे, तू मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब नहीं रखती, एक फ़ोन भी नहीं करती, वगैरह वगैरह बातें ही बातों में प्रतिभा ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसके पति सुशांत आएंगे तो उसे लेकर जाएंगे। इतना सुनते ही निशा का मुंह बन गया और बोली, क्या यार, 4 साल बाद मिले हैं हम लोग और तू आज ही चली जाएगी? यार मैं जल्दी से मायके आती नहीं हूँ और जब मैं आती हूँ तो तुम अपने ससुराल रहती हो। इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तुम भाग कर जा रही हो। उसने मुंह फुलाकर कहा, अरे अब क्या बोलूँ, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे रुकने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। तो निशा ने उदासी से कहा, हाँ यार, तू लोकल होकर नहीं आ पाती, मैं तो इतनी दूर हूँ, कितनी बार रिक्वेस्ट करो, रिजर्वेशन कराओ, बच्चों के साथ ही आना है, अकेले मत जाओ, कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे, यही मेरे ससुराल की रीत है। तो प्रतिभा बोली, या तेरे नहीं, मेरे भी ससुराल की यही कहानी है, पर क्या किया जाए, बता ना। तभी निशा मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुझे सुनीता याद है? वही सुनीता जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी, क्लास में जो हर बात में डरी रहती थी, चैप्टर याद करके सुनाने तक में। वह कल मुझे मार्केट में मिल गई। क्या बदल गई है यार, शेरनी हो गई है, एकदम जींस टॉप पहन के स्टेप कटिंग बाल स्मार्ट सी लग रही थी। और हम हैं, बहन सी बन गए हैं। ससुराल में ये ना पहनो, वो ना पहनो, सबकी खुशी के चक्कर में हमने अपनी सारी खुशी की बलि चढ़ा दी है। कल वो मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि निशा कैसी हो गई हो तुम? कहाँ हमारी स्मार्टनी निशा थी और आज कहाँ बहन जी लग रही हो तुम? लग ही नहीं रही हो कि तुम वही निशा हो। निशा ने दुखी होकर कहा। तो प्रतिभा ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा और क्या बोल रही थी? पूछने लगी कि मायके कब आती हो? तो मैंने कहा, बहुत कम आती हो यार। तो उसने कहा कि मैं तो बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। यह मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बोलो मत, हंसो मत। यार हम कठपुतलियाँ हैं क्या, जो सब कुछ उनकी डोरबंदी अंगुलियों के हिसाब से करते रहें? मैंने पूछा, सुनीता तुझे किसी से डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे? तो बोली, लोगों की परवाह मत करो, सबको खुश नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, तो अगर वह तुम्हारी खुशी समझते हैं तो ठीक है, वरना उनसे भी ज़्यादा उम्मीद मत करो। पति हमेशा चाहते हैं पत्नी को दबा के रखे और फुल टाइम नौकरानी की जैसे ट्रीट करते हैं। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा अब ज़्यादा हो रहा है तो मैं विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाओ जितने में दम ना घुटे। अगर सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए पहले खुद को महत्व दो। सच कहूँ तो प्रतिभा, मुझे भी सुनीता की बात सही लगी। हम खुद को भूल ही गए हैं, हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। प्रतिभा गौर से निशा के मुंह से सुनीता की बातें सुन रही थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि वह सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे भी लगा कि मैं पागल हूँ, कभी खुद की खुशी को महत्व ही नहीं दिया। मन में विचार के बुलबुले उठने लगे। तभी निशा ने कहा, अब क्या सोच रही हो? जाओ घर, आज ही घर जाओगी या फिर मना कर दोगी अपने पति को शाम के आने के लिए? देखती हूँ यार, कह के प्रतिभा सोच में पड़ गई। क्या करूँ? तभी निशा ने कहा कि ठीक है यार, मैं चलती हूँ। निशा तो चली गई, पर प्रतिभा को एक नए मंथन में उलझा गई। दिन भर प्रतिभा कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक के सो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे, जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। पर प्रतिभा के मन में उठ रहे उलझनों का चक्कर अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुब्बार अब हलक में आ चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। पिछले 2 सालों से जो करती आई है, उससे इतना नया रूप कैसे ले प्रतिभा? अपने कमरों में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वह क्या थी और क्या बन गई है। अब सुशांत भी आ चुके हैं। काश मैं पहले ही उनको फ़ोन करके मना कर देती।
अब क्या करूं? अगर मना किया तो वह नाराज़ हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में मेरे किसी ने कान भर दिया है। एक तो वैसे ही सुशांत मायके के उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में यह बात आ गई तो वह खिलाफ ही हो जाएंगे। न जाने क्या सोचती रही कि तभी भतीजी ने आके कहा, बुआ जी, फूफा जी आ गए हैं। हाँ आई बेटा, तुम चल के बैठो, कह के प्रतिभा सन्न दिमाग लिए जैसी थी उसी हालत में बैठक में चली गई और सुशांत को देखकर शांत पड़ गई। सुशांत पानी पी रहा था। प्रतिभा को यूँ देख कर वो थोड़ा क्रोध में आ गया। यह क्या प्रतिभा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलना नहीं क्या? हाँ नहीं चलना है, तबीयत खराब सी लग रही है। तो तबीयत ठीक हो जाएगी। वहाँ क्या जेल में रहोगी जो वहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी? जेल से कम तो नहीं, काम करने का मन नहीं हो तो भी करना पड़ेगा। पर मेरी हालत ऐसी है, आप तो कुछ समझते नहीं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। देख लो प्रतिभा, क्या कर रही हो, सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, तुम खुद आओगी। माँ पकौड़े के प्लेट लेकर आई और उनकी बात सुन के दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। तो सुशांत की आवाज़ सुनकर सोचने लगी, अरे ये क्या हुआ? प्रतिभा अचानक क्या बोलने लगी? क्योंकि लड़की के माता पिता सदैव अपनी लड़की से यही आशा करते हैं कि वो अपनी खुशियों की तिलांजलि देके सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहते रहे सहते रहे। संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमज़ोर बना देते हैं कि वो अपने हक के लिए बोल नहीं पाती। कहते हैं ना, बस से बोल दो तो बदतमीज और छ से सहते रहो तो संस्कारी। तभी माँ अंदर आई और प्रतिभा को बोली, यह तुम क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही तो कह रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं जाना तो पहले ही बता देती। सुशांत सास की बात सुनकर और चौड़ा हो गया कि वह कतई गलत नहीं है। प्रतिभा ने माँ की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु आत्मा यही रह जाएगी, शरीर चला जाएगा और अब दोबारा यह शरीर तुम्हारे दहलीज पर नहीं आएगा। सुशांत हैरान सा प्रतिभा की ओर देख रहा था, किसे हो क्या गया है? आज मन मन सोचता रहा। प्रतिभा तेजी से कमरे में गई और बैग में अपने सामान को रखने लगी और माँ से विदा लिए बिना किसी को की तरफ देखे ही अनमाने से जाकर सुशांत के पास खड़ी हो गई। सुशांत ने हाथ जोड़ के माँ से विदा ली और माँ खड़ी प्रतिभा को देखती रह गई। रास्ते भर प्रतिभा ने सुशांत से कोई बात नहीं की। घर आ गई, रात भर रोती रही। दूसरे दिन कठपुतली की तरह काम में लग गई। सारे लोग खुश थे सिवाय उसे छोड़ के। सुशांत का ईगो, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता और ससुर का लापरवाही, सब कुछ यंत्रवत चलने लगा। अपमान और उपेक्षा के कुछ चक्कर में प्रतिभा पिसने लगी। अभी 2 दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त प्रतिभा का गलती से चाकू से हाथ कट गया, पर किसी ने भी उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी कह के सबने पल्ला झाड़ दिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। प्रतिभा को लगने लगा वास्तव में किसी को उसकी कदर नहीं है। एक दिन उसने खुद को आईना में देखा और सोचा कि क्या वो इस घर में एक सम्मानित बहू है? क्या एक पति के दिल की मालिक है? क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में माँ की बात सुनने के बाद अब मायके की दुलारी भी नहीं रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति के दिल की रानी और किसी की निगाह में अब वह योग्य नहीं थी। उसी दिन उसने प्रण लिया कि अब वो कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया नहीं आया, सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगी, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वह खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर ही नहीं निकली और चादर से मुंह ढक के लेटी रही। उसके इस व्यवहार पे सबसे पहले जेठानी ने प्रतिक्रिया दी। उसकी बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गई। पर आज प्रतिभा परेशान नहीं थी। आज उसके मन में कुछ सुकून था। तभी कुछ ही देर बाद सास उसके कमरे में आई और बोली, क्या बात है बहू, तू कुछ परेशान सी लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तो प्रतिभा ने 2 टूक जवाब दिया कि नहीं, काम करने का मन नहीं कर रहा, उंगली में चोट लगी है, दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई कि आज प्रतिभा का दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। कल सुबह इससे बात करूँगी। रात बीत गई। सुशांत ने रात में एक बार भी प्रतिभा से यह नहीं पूछा
तुम्हारी उंगली ठीक है या नहीं। सासू माँ ने सुबह प्रतिभा से उम्मीद की, किंतु प्रतिभा तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी मैं शाम को लौट आऊँगी। पर बहू तू कहाँ जा रही है? कहीं जा रही हूँ काम से। कहीं जा रही हूँ कह के प्रतिभा घर से बाहर निकल गई। घर में सब प्रतिभा की इस हरकतों पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। सुशांत भी उतना नहीं समझ पा रहा था, पर सास प्रतिभा के मन की स्थिति समझ रही थी। शाम को प्रतिभा देर से लौटी और उसने किसी से कोई बात नहीं की। तो जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात सुशांत ने उससे पहली बार कहा, खाना खा लो, पर प्रतिभा ने कहा, मैं खाना खा के आई हूँ, और कुछ ना बोल के करवट बदल के सो गई। दूसरे दिन में प्रतिभा सुबह 9 बजे से तैयार होकर निकलने वाली थी, तभी पीछे से जेठानी ने टोका, अरे कहाँ चल दी, चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। प्रतिभा ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं? आपके बच्चे हैं तो आप बना लो ना, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। जेठानी ठगी सी खड़ी होकर उसे देखती रह गई और सोचने लगी, जिस गाय को पिछले 2 साल से अपने इशारों पे नचा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखा दिए। सुशांत तैयार होकर निकला तो प्रतिभा जा चुकी थी। तो सुशांत ने हैरान होकर माँ से कहा कि माँ, प्रतिभा को वो क्या गया है? मुझे भी नहीं पता बेटा, कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, उस दिन उसके घर में तो हुआ था, शायद वो इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहती थी, पर उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसे यह कह के भेज दिया कि वही तुम्हारा घर है। फिर पता नहीं क्यों उसे यहाँ पे ऐसी हरकतें करने में मज़ा आ रहा है, बहुत बदतमीज होती जा रही है। इसका कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतज़ाम करोगे बेटा? जब तक मैं समझ रही हूँ प्रतिभा बहुत परेशान है। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ प्रतिभा बहुत परेशान है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही उसकी बात नहीं समझोगे तो दूसरा कौन समझेगा? तुमने कभी आज तक उससे प्रेम से बात नहीं की, यह तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मुझे बोलनी पड़ रही है। यदि तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारे पिता मुझे और तुम्हारी भाभी से ऐसी ही बातें करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं ना। एक लड़की पति के इस भरोसे ससुराल आती है और उसके प्रेम से ही वह अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। सुशांत अपनी माँ की बात सुन के चुपचाप घर से निकल गया। आज उसे पहली बार वह सब कुछ याद आने लगा। जब प्रतिभा मायके जाने के लिए पूछती तो वह हमेशा उसे डांट के कहता, क्या हर समय मायके जाने की रट लगाई रखती हो? जल्दी जाओ, जल्दी से चली आओ, फिर कभी मत आना। ना कभी उसे कहीं घुमाने के लिए ले गया और ना ही कभी उसे उसकी पसंद की कोई चीज़ दिलाई। दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वह कहता, अरे काम ही कितना रहता है जो तुम थक जाती हो। तो प्रतिभा चुप हो जाती। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचा, सिर्फ उससे फर्ज पूरे करवाए। सुशांत सोच के समंदर में उलझ गया, शायद स्वयं को दोषी मान रहा था। उसने तुरंत प्रतिभा को फ़ोन करना शुरू किया। प्रतिभा का फ़ोन बंद था तो उसने उसके मायके फ़ोन किया, पर वहाँ भी वह नहीं थी। तो उसके आने का इंतज़ार करने लगा और शाम को जब प्रतिभा घर आई तो उसने उससे बात करनी चाहिए, पर प्रतिभा ने उससे कोई बात नहीं की और सो गई। दूसरे दिन सुबह उठते ही प्रतिभा फिर से जाने लगी तो गेट से निकलते ही देखा कि सुशांत कार लिए खड़ा हुआ था। उसने प्रतिभा को गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो प्रतिभा गाड़ी में नहीं बैठी और आगे की ओर बढ़ गई। तभी सुशांत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। तो प्रतिभा आश्चर्य से सुशांत की ओर देखने लगी, पर क्या करती, सब लोग देख रहे थे, सो गाड़ी में बैठ गई। दोनों किसी पास के रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पहुँच के सामान्य होते हुए सुशांत ने कहा कि प्रतिभा क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो। 2-3 दिन से कहाँ चली जाती हो? तुम्हें बहुत ढूंढा कल मैंने, ना अपने घर गई थी और ना अपने दोस्तों के यहाँ। जाती कहाँ हो? अच्छा, तो तुम्हें यह जानना चाहते हो मैं कहाँ जाती हूँ? बाकी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता होगा तो इस बात को लेके कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह से तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें मेरी कहाँ फिक्र थी। ऐसी बात नहीं है प्रतिभा, मैं व्यस्त था इसीलिए लेकिन हाँ, इन व्यस्तताओं में मैं एक चीज़ भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी भी हो। यह सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से प्रतिभा बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप,
आप तो यह तक भी भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ, पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी, और पति का इज्जत ना देना मतलब पत्नी को किसी की इज्जत ना मिलना। ये विडंबना है समाज की। जब तक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सही कहा ना मैंने? प्रतिभा ने आंखों में आंसू भर के कहा। तभी सुशांत ने प्रतिभा के हाथ को अपने हाथ में थाम थाम के कहा, प्रतिभा, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो प्लीज़। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे, तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी करवाट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसीलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो प्लीज़। बिल्कुल नहीं, कह के प्रतिभा ने अपने हाथ को झटका। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का? जानना चाहते हो ना आप कि मैं कहाँ जाती हूँ? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी, क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, जॉब करनी है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। तभी सुशांत ने कहा कि शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी। बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। ना दोस्तों के घर जाती हो और ना अपने मायके जाती हो, तो जाती कहाँ हो? मेरा मायका जाना तो आपको पसंद ही नहीं था। हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई करना, हर वक्त मुझे सुनाना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए सुशांत, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए गई थी मैं अपने घर? मैं खुद ही नहीं जाती। सोचती हूँ आज ये ज़रूरत है, आज वो ज़रूरत है, पर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं दिखती। मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए। अब तो माँ भी डरती है कि आप नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए तो उन्होंने उस दिन कह दिया कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए, क्या रह गया इस संसार में मेरा? ना वो घर मेरा और ना यह घर। प्रतिभा, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ, तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगा। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है नहीं, आपका तरीका गलत है। अगर आपने कभी कहा होता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ प्रतिभा, तो क्या तब भी मैं मायके जाने की जिद करती? मैं ये नहीं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ प्रतिभा, क्योंकि वह तुम्हारा घर है और तुम्हारे मम्मी पापा, भाई भाभी सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते, पर कठोर हो सकते हैं। पत्नी को सुना सकते हैं, व्यंग कर सकते हैं, पर प्रेम नहीं दिखा सकते, क्योंकि छोटे हो जाएंगे प्रेम दिखाकर। चलो ठीक है, आज मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम जो चाहो वो करो, जॉब करो, काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाले कठपुतली मत बनो। मेरे घर की यानी अपने घर की महारानी बनकर रहो। सब कुछ करो, पर मायके मत जाओ। प्रतिभा उसकी यह बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा चलिए, छोड़िए छोड़िए ना, चलिए घर चल के साथ में चाय पीते हैं। हाँ चलेंगे, पर हमारे घर नहीं, तुम्हारे घर। तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहा। तभी प्रतिभा हंसकर बोली, अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो, बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली, कह के दोनों हाथों में हाथ थामे एक नए सफ़र की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।